हेलो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैलेंजेस इन इंडियन बैंकिंग। इंडियन बैंकिंग में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, उसको कौन कौन से फेस करने पड़ते हैं, ये सारा हम देखेंगे। छोटा सा ही टॉपिक है, फटाफट हो जाएगा। देखते हैं पहले इसमें हम मीनिंग बतौर क्या लिख सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया स्टिल हैज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल्स हु डू नॉट हैव असेस टू बैंकिंग सर्विसेज। आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बैंकिंग की सर्विसेज के बारे में नॉलेज ही नहीं है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट those पीपल्स हु आर अवेलिंग बैंक सर्विसेज, बट अगर हम उन लोगों के बारे में बात करें जो बैंक्स की सर्विसेज का यूज़ करते हैं, देयर एक्सपेक्टेशंस आर रेजिंग। उनकी जो एक्सपेक्टेशंस उम्मीदें हैं बैंक से वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एज द लेवल ऑफ सर्विसेज आर इंक्रीजिंग ड्यू टू एमरजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंपटीशन। जैसे जैसे मार्केट में कंपटीशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनकी कस्टमर्स की डिमांड या एक्सपेक्टेशंस बोल सकते हैं वो भी इंक्रीज़ होती जा रही हैं डे बाय डे। ठीक है। नाउ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन हैज़ क्रिएटेड वेरियस चैलेंजेस, बट जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वो भी हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट कर रही है, क्योंकि हमें मार्केट में सबके साथ compete करना है, तो हमें साथ साथ टेक्नोलॉजी का चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है ना। एंड इन ऑर्डर टू इनकाउंटर द जनरल स्कैनर ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री वी नीड टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस। हमें बैंकिंग के इंडस्ट्री को समझने के लिए फ़र्स्ट हमें उसमें देखने पड़ेंगे कि उसमें चैलेंजेस कौन कौन से फेस करने पड़ रहे हैं, उसको अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी मिल रही हैं। ठीक है। बैंक्स आर दी बैकबोन ऑफ एवरी इकोनॉमी। बैंक्स जो है वो बैकबोन है हर इकोनॉमी के। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट बैंक्स रिमेन हेल्थी फाइनेंशियली। ये बहुत ज़रूरी है कि बैंक्स जो है वो फाइनेंशियली हेल्थी रहें। अदरवाइज अ फाइनेंशियल क्राइसिस कैन हिट अ कंट्री। वरना जो कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे उससे कंपनी काफ़ी लॉस में जा सकती है। ठीक है। इसमें फर्स्ट चैलेंज क्या फेस करना पड़ता है बैंक्स को, कि लॉस होता है उनको। जो रूरल ब्रांचेज होती है ना, उसमें उनको लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। मोस्ट ऑफ द रूरल ब्रांचेज आर रनिंग एट अ लॉस। मोस्ट ऑफ द रूरल ब्रांचेज हैं जो वो रन कर रही हैं एट अ लॉस पे, बिकॉज ऑफ हाई ओवरहेड्स। जो उनके ओवरहेड्स एंड एक्सपेंसेस हैं वो हाई हैं। एंड प्रिवेलेंस ऑफ बार्टर सिस्टम इज़ मोस्ट पार्ट ऑफ रूरल इंडिया। और हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम बहुत चलता है। बार्टर सिस्टम पता है ना, सामान के बदले में सामान। ठीक है। सामान के बदले में सामान होता था ना, उसको बार्टर सिस्टम वाला हमने इकोनॉमिक्स में कर रखा है। ठीक है। तो हमारे इंडिया में उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं, बट उसकी वजह से उनको लॉस बेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि रूरल ब्रांचेज हैं तो वहाँ पे इतना होता नहीं है कस्टमर का। ठीक है। तो लॉस ज़्यादा बेयर करते हैं वो। सेकंड, उनको कौन से चैलेंज फेस करना पड़ रहा है? लार्ज ओवरड्यूज। लार्ज ओवरड्यूज में क्या है? स्मॉल ब्रांचेज ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर नाउ फेस्ड विद अ न्यू प्रॉब्लम। जो स्मॉल ब्रांचेज हैं कमर्शियल बैंक्स की, उनको आजकल एक नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ ओवरड्यूज एडवांसेस टू दी फार्मर्स। उन्होंने एडवांस फार्मर्स को जैसे लोन वगैरह दिए हुए थे। ठीक है। और आगे देखो क्या लिख रखा है। द डिसीजन ऑफ द फॉर्मर नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट टू वेव ऑल लोन्स टू फार्मर। गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया? वेव ऑल लोन्स, मतलब वेव मतलब माफ़ कर देना। ऑल लोन्स ऑफ द फार्मर, फार्मर्स के जितने भी लोन्स हैं उसको माफ़ कर दिया जाएगा अप टू द वैल्यू ऑफ ₹10,000 करोड़। 10,000 करोड़ तक की वैल्यू के लोन को माफ़ कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से बैंक्स को ये लिए कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अमाउंट फार्मर्स को लोन पे दे रखा था। तो अगर उनका वो अमाउंट रिकवर नहीं होएगा और उसको हम माफ़ कर देंगे तो बैंक के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है। थर्ड है हमारा चैलेंज जो बैंक को फेस करना पड़ता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो बैंक्स में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, पहले देखो कौन से होते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर पॉपुलरली नोन एज एनपीए। ठीक है। इसको हम एनपीए भी बोलते हैं। व्हेन एसेट्स डू नॉट जनरेट पीरियोडिकली इनकम। वो एसेट्स जो हमारे इनकम पैसे में जनरेट नहीं हो सकते, हम उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। व्हेन कस्टमर्स डू नॉट रीपे प्रिंसिपल अमाउंट। जब जैसे कस्टमर ने हमसे लोन लिया और वो उस अमाउंट को पे वापस नहीं करता, और इंटरेस्ट फॉर अ सर्टन पीरियड, एंड सच लोन्स बिकम नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसने उस अमाउंट को वापस नहीं किया और उसमें उसने गिरवी भी ऐसी प्रॉपर्टी रखी थी कि जिसकी कोई जगह वैल्यू नहीं थी, बट उसका जो अमाउंट हमें नहीं आया, दैट इज़ हमारे वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाएंगे। ठीक है। उसने हमें वापस अमाउंट रीपे ही नहीं किया, नॉट रीपे प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट फॉर अ सर्टन पीरियड, दैट सच लोन बिकम नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसे लोन्स को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मैनिपुलेशन
misuse of funds by an unreliable customer and the amount issue under these type of scheme has become largely unrecoverable। जो जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाती है कि किसी को लोन नहीं मिल रहा तो हम किसी की सिफारिश डलवा देते हैं, मैनिपुलेशन करके मिसयूज़ करते हैं फंड्स का, अनरिलायबल कस्टमर को वो अमाउंट इशू कर देते हैं। बट दिस टाइप्स ऑफ स्कीम हैज़ बिकम लार्जली अनरिकवर, जो अनरिकवर रह जाती हैं क्योंकि वो रीपेमेंट वापस होती ही नहीं है बैंक्स को। जिसमें ये चीज़ें इंक्लूड हो जाती है ना, मैनिपुलेट कर दिया, किसी को धमकी दे दी या पॉलिटिकल कोई इशू इंक्लूड कर दिया, तो उसमें हमारे सारे इरिकवरेबल रह जाता है, अमाउंट हमें रिकवर ही नहीं होता। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है बैंक्स के लिए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। देन फोर्थ है ग्लोबल बैंकिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन कंपटीशन। जो ग्लोबली आजकल सारा हो गया है, मतलब ग्लोबल हो गया है सारा सिस्टम, दूर दूर तक बैंकों के चर्चे होते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज चैलेंज फॉर द पब्लिक। जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का उससे इंक्रीज चैलेंज हो गया फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक्स टू कम्पीट विद ग्लोबल प्लेयर्स। जो प्राइवेट सेक्टर के इंडियन बैंक्स हैं उनको कम्पीट करना पड़ रहा है ग्लोबल प्लेयर्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिख रखा है। द फॉरेन बैंक्स आर लार्ज इन साइज। जो फॉरेन बैंक्स हैं वो बड़े हैं, साइज में भी, टेक्निकली भी एडवांस है और हैविंग प्रेजेंस इन ग्लोबल मार्केट, और उनकी प्रेजेंस भी है, विच गिव्स मोर एंड बेटर ऑप्शंस, जो कि हमसे ज़्यादा और हमसे अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडियन ट्रेडर से। द एमर्जिंग कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन बैंक्स हैज़ जनरेटेड न्यू एक्सपेक्टेशंस। अगर हम उनके साथ compete कर रहे हैं तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाएंगी क्योंकि वो ज़्यादा टेक्निकली एडवांस हुए पड़े हैं और वो कस्टमर को ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो इंडियन बैंक्स ने सोची भी नहीं थी। ठीक है, तो ये जनरेटेड न्यू एक्सपेक्टेशंस को जनरेट करता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एंड द न्यू कस्टमर्स। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। तो इंडियन बैंक्स में अर्जेंट नीड है कि हमें न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स नीड्स टू बी डिलीवर इन एन इनोवेटिव। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको एक क्रिएटिव वे में मतलब चेंज करना है, इनोवेटिव करना है, मतलब क्रिएटिविटी करनी है, उसको ऐसे इंट्रोड्यूस करना है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों हमारे बैंक्स की तरफ, एंड कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है वे बाय वी टॉकिंग फुल एडवांटेज ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिससे हम हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसकी फुल एडवांटेज ले सके। जो भी हमारा सिस्टम है या तो उसमें चेंज लाएंगे या जो है उसमें कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करेंगे कि कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट होएगा, क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज हो गया है तो चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं। ठीक है, देन फिफ्थ है मैनेज टू कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करके रखना ये भी एक बड़ा चैलेंज है। थ्रू द लिबरलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कंपटीशन हैज़ इम्प्रूव्ड द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विसेज अप टू सम एक्सटेंट इन द कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। जो लिबरलाइजेशन है फाइनेंशियल सर्विसेज में आया था ने उसकी वजह से कंपटीशन भी इम्प्रूव हो गया और जो कस्टमर की सर्विसेज का लेवल था वो भी थोड़ा अप चला गया है। ठीक है, आरबीआई हैज़ बीन इशूइंग गाइडलाइंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके रिलेटेड आरबीआई टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करती रहती है टू फैसिलिटेट बैंक फोकस ऑन सर्विसेज, ताकि बैंक अपनी सर्विसेज के ऊपर फोकस करता रहे टू कॉमन मैन। दी सक्सेसफुल बैंक्स इन द न्यू मिलेनियम विल बी थूज दैट हार्नेस टेक्नोलॉजी इन अ कस्टमर फ्रेंडली। सक्सेसफुल बैंक्स मोस्टली कौन से होते हैं? जिनके पास टेक्नोलॉजी होती है कस्टमर्स के साथ फ्रेंडली बिहेव करने की, उस येट कॉस्ट इफेक्टिव वे, और उसके साथ कॉस्ट इफेक्टिव वे मतलब यूज़ करते हैं, कस्टमर के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। कस्टमर किसी और बैंक में जाना प्रेफर ही नहीं करता। ठीक है, कई बैंक्स होते हैं ना कि कस्टमर आता है उनके साथ एक फ्रेंडली सा रिलेशन बन जाता है उनका, तो फिर वो कस्टमर उन्हीं के पास जाना प्रेफर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना भी एक चैलेंज है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बैंक्स बिकॉज बैंकिंग इज़ द सर्विसेज इंडस्ट्री। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना एक इम्पॉर्टेंट फीचर है क्योंकि जो बैंकिंग है वो एक सर्विस इंडस्ट्री है, मतलब बैंक्स में हमें एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क आर टू की चैलेंजेस फेसिंग बैंक्स। एक मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एक पीपल्स कस्टमर्स और एक रिस्क, दो की चैलेंजेस हैं जो उसको बैंक्स को फेस करने पड़ते हैं। इट इज़ कॉमन कंप्लेंट अमंग बैंक एग्जीक्यूटिव दैट स्किल्ड मैन पावर इज़ इन शॉर्ट सप्लाई। मोस्टली बैंक्स की एक कॉमन कंप्लेंट होती है कि स्किल्ड मैन पावर मतलब स्किल्ड वर्कर्स की उनके पास शॉर्टेज होती है। ठीक है, इन दिस फैक्ट चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्कर्स
mobility and changing value system, the public sector bank will need the freedom. जैसे जैसे हमारा चेंजेस होते जा रहे हैं, मोबिलिटी चेंजेस होते जा रहे हैं हमारे वैल्यू सिस्टम में, वैसे वैसे बैंक्स भी कह रहे हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, नॉट ओनली टू हायर, ना कि उन्हें हायर करने में, बल्कि राइट टैलेंट एट द राइट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन बट शेड द एक्सेस मैन पावर। मतलब मेन इसमें बोला गया इस पैराग्राफ में कि जो बैंक्स है वो चाहते हैं कि उनको इतनी फ्रीडम दी जाए कि वो अपनी मर्जी से अपनी पोस्ट के जो जिस वैकेंसी खाली है उसके अकॉर्डिंग बंदे को हायर करें, उनको अपनी मर्जी से टैलेंट दे के हायर करें और उनको उसी अकॉर्डिंग कंपनसेट करें। ठीक है, वो चेंजिंग वर्ल्ड के साथ उन्होंने इतना ही कहा है कि हमें इतनी फ्रीडम तो होनी चाहिए कि हमें अगर हमारे बैंक में कोई वैकेंसी आ रही है तो हम उसको हायर कर सकें। Moreover, to improve HR practices, it is reported in many studies that quality of communication between employer and employee also play a significant role। जो employer है, मैनेजर है और वर्कर है, उसकी रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन है उनके बीच में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें मैनेज करने में। क्योंकि अगर उनके बीच में बातचीत ही नहीं अच्छे से हो रही, कम्युनिकेट ही नहीं हो पा रहा, तो फिर वो तो मैनेजिंग कर ही नहीं ना सकते, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही बड़ी आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है फोकस ऑन कस्टमर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर का रिलेशनशिप मैनेजमेंट के साथ बैंक्स इन इंडिया विल हैव टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। बैंक्स जो इंडिया के हैं उनको पता है कि क्या इम्पोर्टेंस है एक कस्टमर की मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, आज के बिजनेस इन्वायरमेंट में मैनेजमेंट की कस्टमर के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। द रिलेशनशिप मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग लॉन्ग। अगर उनकी रिलेशनशिप अच्छी होएगी तो ऑब्वियस है उनका जो बैंक के साथ हमारा रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा और जो हमारे लिए बेनिफिशियली हो सकता है। ठीक है ना, जो हमारा मैनेजमेंट का रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ वो हमारे लिए बेनिफिशियली हो सकता है। इन फ्यूचर द बैंक विल हैव टू फोकस मोर ऑन CRM as a business strategy by considering a wide range of variables and to have a business impact that affect a company revenue performance। जो फ्यूचर में है बैंक्स को फोकस करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा CRM पे, उसको एक बिजनेस स्ट्रेटजी मान के चलना है। मतलब उन्होंने जो कस्टमर का रिलेशनशिप है ना मैनेजमेंट के साथ, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के साथ, उसको एक स्ट्रेटजी के तौर पे यूज़ करना है कि एक स्ट्रेटजी बना लेनी है कि जो भी कस्टमर आए उसको हमने अच्छे से ही ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये जो कंसीडर उसको वाइड रेंज वेरिएबल्स एंड टू हैव अ बिजनेस इम्पैक्ट, उसके बिजनेस पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। दैट इम्पैक्ट अ कंपनी, जिसका उनकी इनकम रेवेन्यू इनकम परफॉर्मेंस पे भी पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे आज के कुछ चैलेंजेस थे। आई होप क्लैरिटी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।